नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की भांति आज भी हमारे आप लोग के समक्ष बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और मेरे जो मास एंड वेट के अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से और कोशिश भी करूंगा, समझ आएगा। और आज भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा, रिवीजन करवाऊंगा और साथ साथ में न्यूमेरिकल लेते आऊंगा। और अब समय नहीं है तुम्हारे पास, उठ जाग और अपना सपना को अपना बना। समझ गए? और आते हैं हम लोग, कुछ हमारे मोटिवेशन कोट्स हैं जो आपको ऊर्जा से भर देगा। है कामयाबी के हर शिखर पे तुम्हारा ही नाम होगा, कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। सुन चला, कामयाबी के हर शिखर पे तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। तो हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। जो तुमको कभी नहीं देखता और पहचानता ना, वो भी तुमको सलाम करेगा। इसलिए अपना वक्त को सुधार और जी तोड़ मेहनत कर, 2 महीने आपका सपना आपके हाथ हो जाएगा। आप मेरे साथ मिलके अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए और रंग लाइए। और मैं इंजीनियर नहीं बना रहा हूं आपको, बस आपको इतना कर रहा हूं कि आपके क्वेश्चन ना छूटे, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन बने आपसे। चलिए, और वैसे ही क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे लौटते हैं और आज धुआं धुआं करते हैं। पहला जो मेरा टॉपिक है ग्रेविटेशन, और पूरा ग्रेविटेशन पूरी समझेंगे अच्छे से बेहतरीन तरीके से। मेरा जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन पूछा गया, पहला है। चलिए, इसके नियम और सारे कानून है उसको हम लोग समझने से पहले हम लोग देखते हैं। बोला गया है गुरुत्वाकर्षण, पूछा गया क्वेश्चन कि सबसे कमजोर बल कौन सा है। सब था नाभिकीय बल, ठीक है। जितने भी 4 प्रकार के बल दिए थे, एक उसमें था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर तथा क्षीण मौलिक बल है, एकदम कमजोर बल। तो सबसे कमजोर बल कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ये पेन है और हम हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच भी बल लग रहा है, आकर्षण बल। तो कौन सा आकर्षण? गुरुत्वाकर्षण। तो ये है आकर्षण बल, यही बोल रहा है। तो क्या एक बल हमें अनुभव हो रहा है? नहीं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे है, जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण और पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2 मास बॉडी है, उसके बीच में जो बल लगता है उसे आकर्षण बल और वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें न्यूटन्स का जो नियम है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम कि अगर 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, ये m1 है और ये m2 है, और 2 द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। 2 द्रव्यमान की अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु एक दूसरे से r दूरी पर हो। कितना दूरी है? r दूरी पर है। दूरी पर उनके बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उसके बीच लगने वाला बल, बल के क्या बोले? बल के समानुपाती क्या है? m1 इंटू m2 बोला है ना। बी लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया। उसके बीच समानुपाती क्या हो जाएगा? उसके बीच लगने वाले वर्ग जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये 2 आपने स्टेटमेंट दिया, और फिर दोनों को जब इंक्लूड करेंगे तो यहां से आपका ये बन जाएगा आपका देखिएगा। तो देखिए, ये दोनों था। अब इस समीकरण से क्या बनता है? जब समानुपाती जब हटाएंगे, दोनों समीकरण को इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू
जब समानुपाती प्रोपोर्शनल भी रहेगा, हो जाएगा m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, जब ये हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ये जो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इसके बदले g आएगा। ठीक है, क्या आएगा? g आएगा। तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला g m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया आपका, जिस पे क्वेश्चन पूछे गए बहुत सारा। सीधा तो फॉर्मूला पूछा गया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन है, ये। और जी कौन दिया? जी का वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। जी का वैल्यू को 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपसे पूछा जाएगा, अभी देखिएगा, अभी आएंगे हम लोग इसको सिद्ध भी करेंगे। तो देखिए, ये जो थे हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, NERY, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। आगे देखेंगे, लिखा होगा, हो सकता है। चलिए, ये तो हमें फॉर्मूला मिल गया। अब हमें यहां से कभी कभी जी का वैल्यू पूछेगा। देखिए, जी का भी हम लोग ये जो निकाले हैं, इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां से हमें जी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जी इक्वल टू हो जाएगा ई आर स्क्वायर, क्या है बटा में, उधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। हमें याद रखने की जरूरत नहीं है ये कि हम याद रखेंगे क्या होगा इसका SI मात्रक, वो सब में कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यू याद रखेंगे। अभी SI मात्रक हम लोग निकाल के इसको प्रूव करते हैं। क्या हो जाएगा? ये जी निकाल रहे हैं तो ये आर स्क्वायर जो है बटा में है, यानी डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीपल में पहुंच जाएगा। और जब मल्टीपल में जाएगा तो एफ आर स्क्वायर बटे, ठीक है। तो इसको देखते हैं उसके बाद यहां क्या हो जाएगा? ये आर इधर गया तो ये m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा, यहां से हमें बताइए, न्यूटन होता है ऊपर, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन लिखा मैंने। ये आर क्या है? एक डिस्टेंस शो करता है, डिस्टेंस शो करता है तो मीटर हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमने SI मात्रक निकाल रहा हूं, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग निकाल लेंगे। बटे केजी m1 और m2 क्या है? एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसमें मास है, तो मास क्या हो जाएगा आपका? केजी हो जाएगा इंटू केजी हो जाएगा। क्लियर है? ये हमने जी का SI मात्रक निकाल रखा है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब हमें यहां से प्रूव हो रहा है मेरा। देखिएगा, ये न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किसका? न्यूटन का वैल्यू। और ये मीटर स्क्वायर यहां आ गया एक, और नीचे केजी दो बार है तो केजी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा केजी, एक केजी यहां, और ये ऊपर से 2 गो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 है और नीचे डिवीजन जब होता है, डिवीजन में घात घटता है, तो यहाँ घटेगा, तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो क्या होगा? घटेगा। तो इसको हमें फाइनल लिखेंगे ऐसे, केजी के पावर -1, क्योंकि 1 था, नीचे से 2 गया तो 1 बचा ना, तो 1 हुआ। और उसके बाद मीटर स्क्वायर यहाँ है, 1 मीटर यहाँ है, 1 मीटर यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब और पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आ गया आपका, यही था आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या हो गया? जी का SI मात्रक हो गया। आप बोलिएगा इसको डायमेंशन में चेंज कीजिए तो क्या होगा? केजी को किस में लिख सकते हैं? m, तो पर m हो गया। ठीक है, मीटर को लिखते हैं हम लोग किस में? L में, तो LQ हो गया। और समय को कैसे लिखते हैं? सेकेंड में, तो उसको T में लिखते हैं, टाइम में दिखाते हैं, तो पावर -2 हो गया। देखिए, कुछ करना पड़ा नहीं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना था और हमें निकल गया आंसर m के पावर -1 L³ T के पावर -2। चलिए, इसमें से हमें निकालें और हमने सीखने की कोशिश किया कैसे क्या निकलता है। तो जी बराबर भी पूछ देगा तो ये आप याद रखिएगा। क्या किया मैंने? वैल्यू को लेफ्ट टू राइट किया और कुछ नहीं किया है, इसी से हमने क्रिएशन किया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां देखिए, अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है। चलिए, जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? 6.67, अभी जो जस्ट हमने बताया, 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसी वस्तु पर लगाए गए, देखिएगा नियम, किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। किसी वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण लगेगा वो उसका वजन दिखाएगा। ठीक है, जितना उस पर गुरुत्वाकर्षण लगेगा जो क्या शो करेगा? वजन करेगा। अभी हम लिफ्ट वाला भी बात बताएंगे,
वहां भली भांति आप समझिएगा। चलिए यहां भी लिखा जो आपका ग्रुप डी में सीधा पिछले बार क्वेश्चन बना कि जी की खोज किसने किया, हेनरी कैवेंडिश, बना हुआ क्वेश्चन है सर, सब प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर है, याद रखिएगा। तो जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया। ये पूछा इसका नाम सर्वप्रथम इन्होंने ही, इसका जो सर्वप्रथम मान जो था 6.67 गुना 10⁻11 ये वाला, वो इसने दिया था, किसने, हेनरी कैवेंडिश ने ही दिया था। ये वाला फार्मूला अभी तो हम लोग दिखाए लिख के, F = होता है G, अभी निकाल के भी देखिए, m1 × m2 बटे r²। ये अभी हमने लिखा, वही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य, एकदम सही है। पूरा जो गुरुत्वाकर्षण का जो जी का वैल्यू है ना, पूरे ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए, एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है जो सब जगह मान्य है, आधे रखिएगा। लेकिन छोटा जी का वैल्यू चेंज होता है, चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है। पृथ्वी के केंद्र पे शून्य हो जाता है, आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं उसी को, वहां न्यूनतम होता है, और जब ध्रुव की बात करेंगे तो अधिकतम होता है। लेकिन ये जी का वैल्यू जो होता है, बड़ा जी का वैल्यू, ये हमेशा पूरा ब्रह्मांड में सेम होता है। इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है। यहां कुछ हमें दिया गया है, डिफरेंस देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी बड़का जी का वैल्यू और छोटा जी का वैल्यू, बड़ा जी का वैल्यू और छोटा जी का वैल्यू। किसी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किसी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल, अभी जस्ट बताया ना कि m1 और m2 के बीच जो लग रहा था बल, वो क्या था, एक बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बीच में जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक मतलब समझते, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो पूरा दुनिया में हो, सत्य हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है, जो पूरा ब्रह्मांड में मान्य होता है, ठीक है। इनका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता, इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से बने हैं, ठीक है। और जी का वैल्यू 6.67 गुने 10⁻11, देखिएगा 6.67 गुने 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और यह एक अदिश राशि है। आप देखिएगा अगर हम बड़ा छोटा जी का वैल्यू की बात करें तो दो वस्तुओं, देखिएगा इसमें मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई भी दो वस्तु हो सकता है। लेकिन छोटा वैल्यू याद रखिए, एक पृथ्वी होना ही चाहिए, दूसरा कोई वस्तु होना चाहिए, वस्तु कोई भी दूसरा वस्तु, लेकिन पहला एक पृथ्वी होना ही चाहिए, तब छोटा जी का वैल्यू वहां लगता है। लेकिन बड़ा जी में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दो, ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी एक आकर्षण बल लगता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो ये बोला किसमें, डिफरेंस समझिए, दो वस्तु में बोला जाए तो बड़ा जी का वैल्यू के बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, और अगर छोटा गुरुत्व बल की बात करें, गुरुत्व बल, तो पृथ्वी एक होना चाहिए और पृथ्वी पर एक ऑब्जेक्ट, समझ रहे होंगे, तब उसको हम छोटा जी का वैल्यू मानेंगे, जिसको गुरुत्व बल कहते हैं। चलिए, मानी एक तो पृथ्वी 100% रहेगा, चेंज क्या हो, ये वस्तु एक होना चाहिए कोई भी, लेकिन इसमें कोई भी दूसरा वस्तु हो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। वही बोला है, दो वस्तु में एक पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा एकदम क्लियरिटी। इसमें बोले कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच आकर्षण बल लगता है, और इसमें बोला कि एक पृथ्वी रहेगा और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस पृथ्वी पे, समझे, तो इसे बोलते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व त्वरण, जिसको गुरुत्व त्वरण भी बोलते हैं, ठीक है, इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी के सतह पर इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और यह सदिश राशि होता है। अच्छा, बल कहां लगेगा, गुरुत्व बल लगता है तो पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा ना हमेशा, तो एक डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है और परिमाण दोनों है, तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। लेकिन इसमें किधरों रखिए, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है, इसका डायरेक्शन नहीं होता, खाली परिमाण होता है, इसलिए यह क्या है, अदिश राशि। सर ये पूछ याद रखिएगा, और हमें बहुत जरूरत की चीजें हैं ये। अगर आप इस वैल्यू को सदिश और अदिश में लड़कन कंफ्यूज होता है तो वो चीज आपको नहीं होना चाहिए, नहीं तो जानते पर भी आप गलत कर दीजिएगा तो आप पीछे रह जाइएगा, इस दौड़ की रेस में आप नहीं सक्सेस हो पाइएगा। इसलिए हर एक बातों को पैनी निगाहों से देखना पड़ेगा, आपको क्या अंतर बताया जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि इसका वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी की केंद्र की बात करें
पृथ्वी के केंद्र पे शून्य होता है, शून्य यानी जीरो। ठीक है, अगर हम बोले जाए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ना एक ही बात है, विषुवत रेखा पे इसका वैल्यू न्यूनतम होगा, न्यूनतम मतलब मिनिमम, और जो होता है आपका ध्रुव पे अधिकतम होता है। बोलेगा अधिकतम कहां होता है? ध्रुव पर अधिकतम। और इतना बार क्वेश्चन पूछा है इससे संबंधित, अधिकतम याद रखिएगा, मैक्सिमम, इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा चेला, नहीं तो नहीं होगा। आप दौड़ में अगर आपके सक्सेस होना चाहते हैं, सब पैनी निगाहों से देख लीजिए, यही सब क्वेश्चन रहते हैं, रूप चेंज करके आते हैं, काजल पाउडर लगा के आपके सामने आएंगे और आपको दिग्भ्रमित कर देते हैं, अरे ये तो पढ़ा था। वैसा नहीं होना है, आप अच्छे से देखिए क्वेश्चंस को और पहचानिए, यही क्वेश्चन आता है और अभी एक क्वेश्चन आएगा इसमें आगे, देखिएगा, इसमें पूरे वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू और देखते जाइए, हर एक क्वेश्चन का मजा लीजिए। चलिए देखिए, यहां बोल रहा है अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो तो त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय बल का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? यानी G इक्वल टू gm बटे r स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो तो त्रिज्या, अगर ग्रह का द्रव्यमान m हो और बोल दिया त्रिज्या r हो तो आपका क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान G इक्वल टू gm बटे r स्क्वायर। वैल्यू चेंज करेगा। अभी इस पे हम क्वेश्चन भी सेट किए, आगे देखते हैं। देखिए कुछ बातें हैं जो आप लोग को जानने की जरूरत है। बोला गया है, देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और एक प्रक्षेपण भी करने पर नहीं होता है। अच्छा, प्लायन वेग वाला बात बता रहा है, देखिएगा, एक प्रक्षेपण और एक द्रव्यमान, ये दो बात पे निर्भर नहीं करता। जब भी कोई वस्तु प्लायन वेग से फेंकते हैं तो कितना एंगल पे गया, कैसे गया, ठीक है, प्रक्षेपण कोण इसको, ठीक है, और द्रव्यमान कितना भारी है, केवल कितना होना चाहिए? प्लायन वेग शायद दिया, हाँ देखिए यहां लिखा है, देखिएगा, बोला गया है, देखिए पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर वेग से फेंका जाना चाहिए। ठीक है, हाँ यहां लिखा भी गया है, बहुत अच्छे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए यहां लिखा गया, हम जो बता रहे, प्लायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और ना ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और सीधा पूछ लिया गया था आपसे कि प्रक्षेपण कोण और द्रव्यमान पे क्या निर्भर नहीं करेगा? जब पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से स्पीड से फेंका जाएगा, यानी कोई भी चीज इतना स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक 11.2 किलोमीटर, दो 22.4 किलोमीटर, 2 सेकेंड में अगर इतना स्पीड है किसी में तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं कर सकता। उस समय उसका द्रव्यमान निर्भर करता है, ना उसको प्रक्षेपण कोण निर्भर करता है, और वो पृथ्वी की सतह को छोड़ के चला जाएगा। यानी प्लायन वेग उसे कहते हैं जो उस वेग से पृथ्वी की सतह को छोड़ के जाए तो पुनः वापस ना लौटे, उसे क्या कहते हैं? प्लायन वेग। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। तो प्लायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे और प्रक्षेपण कोण पे निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी का प्लायन वेग, पृथ्वी से अगर कोई चीज को, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है तो इस बात को ध्यान रखा जाता है कि ताकि फिर पुनः वापस ना आए, तो क्या कितना स्पीड से उसको छोड़ना पड़ेगा रॉकेट को? कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये हो जाएगा, तब वो पृथ्वी पर कभी पुनः वापस नहीं आएगा और सीधा निकल जाएगा। और जानते हैं जब ब्रह्मांड में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, समझ गए? तो फिर तो उसको दिक्कत ही नहीं है, फिर वो तैरने लगेगा ऑब्जेक्ट। तो यहां जो पृथ्वी से अगर निकलना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से निकलना होगा, उसका प्लायन वेग। चंद्रमा पर उसी प्रकार है 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर चंद्रमा के सतह से निकलते हैं
तो फिर चंद्रमा पे लौट के नहीं आइएगा। उसी प्रकार अगर बोला जाए सूर्य का कितना है सर, तो सूर्य का 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से निकलते हैं, उसके तिरछाओं से बाहर हो जाते हैं, फिर वहां आप वापस नहीं जाइएगा। यही होता है पलायन वेग। बोल रहा है चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई दे, वो तो काला दिखाई देगा। अब प्रकाश चैप्टर में हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। लाइट चैप्टर लेकर आएंगे आपके सामने, उस समय देखिए तो कैसा दिखाई देता है। अगर बात किया जाए चंद्रमा पर से अगर अंतरिक्ष में, तो क्यों, क्योंकि वहां निर्वात होता है, वहां है ही नहीं, वायुमंडलीय परिवर्तन का कोई सिद्धांत ही नहीं फॉलो होता है, तो हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। परावर्तन आएगा तब ना किरण, इसलिए नहीं आता, इसलिए हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। देखिएगा इसको हम लोग लाइट चैप्टर में बहुत बेस्ट वे से क्लियर करेंगे। अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G/6 होता है। G/6 समझ रहे हैं। अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति का वजन 60 kg है तो उसका चंद्रमा पर वजन कितना होगा, ठीक है। जैसे हम बोले कि W = 60 न्यूटन है, किसी का भार हमारे पृथ्वी पर कितना है, 60 न्यूटन, ठीक है। हम वेट और मास पढ़ा चुके हैं, कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से बेहतरीन तरीके से सीखिए और समझिए। इसलिए मैं कैटेगरी वाइज स्पेशल करके टॉपिक लाया हूं। मैंने नस पकड़ने की कोशिश किया हूं एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वही सेलेक्टेड टॉपिक आपके सामने लाके प्रस्तुत करता हूं मैं। इसको आपको देखिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको ग्रुप डी या कोई भी साइंस का जहां ज्यादातर आपका पूछा जाता है, कभी नहीं डिगिएगा आप कंसेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, गारंटीड देता हूं। चलिएगा, तब मैंने बोला 60 न्यूटन है, तो बोल रहा है कि ये कहां है, पृथ्वी पर। अगर चंद्रमा पे इसे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाता है ना, तो 60 का 1/6 कितना हो जाएगा, 10, वहां 10 न्यूटन होगा, समझ गए। लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता है, उसमें हम बताए हैं, ठीक है। आगे आते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे लौटते हैं। देखिएगा इसमें हम लोग बता रहे थे, उसमें पिछले वाले में गए थे, उससे पहले यहां जो हमने लिखा था वही चीज को यहां लिखा गया है। बोला गया है, देखिए ये तो हो गया था, निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, यहां इंपॉर्टेंट सीरीज है, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन है, हर एक लाइन क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में। अब देखिए तो पहले प्रीवियस ईयर उठा के, तो क्या होगा, बोल रहा है निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को गिराने पर एक साथ गिरेगी। निर्वात है, दो वस्तु को एक साथ छोड़ेंगे ना तो दोनों एक साथ गिरेगी। कब, जब निर्वात हो। और अगर क्वेश्चन में निर्वात शब्द का प्रयोग नहीं किया और ना ही हवा का प्रयोग किया, ठीक है, कुछ नहीं किया, बोले अगर दो ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है किसी मीनार से, तो भूमि पर कब मिलेगा, तो एक ही समय आप मारिएगा, आंसर सही होगा। दोनों ऑब्जेक्ट एक ही समय पे गिरेगा, क्योंकि उस समय हवा को नगण्य मान लिया था, ठीक है। तो ये एग्जामिनर पूछता है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर हवा में बोला जाए, अगर विस्तृत रूप से चर्चा कर दे कि हवा में अगर कोई वस्तु को गिराएंगे तो पहले एक 50 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक 10 न्यूटन का, ठीक है, तो कौन जल्दी गिरेगा, जो भारी है वो 50 न्यूटन ला जल्दी गिर जाएगा। लेकिन कब, जब हवा में बोलेगा तब। जब निर्वात की बात किया जाए, जब हवा ही नहीं है तो फिर क्या हो जाता है, द्रव्यमान हम बोले थे, जब हवा नहीं होगा चाहे कुछ निर्वात होगा तो द्रव्यमान शून्य हो जाता है, तो उस पर एक ही समय गिरेगा दोनों। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर नहीं बोले, हवा निर्वात कुछ ना बोले, फिर भी आप मारिएगा, एक ही समय पे गिरेगा, एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, तो आपको उसके तरीके से तैयार होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाली पहले गिरेगी। यस, हवा में है तो भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा। एक पन्ना को ले लेंगे और एगो कांटी को ले लेंगे, कोई भी कील वगैरह, तो दोनों गिराएंगे तो कील पहले पहुंचेगा ना, क्योंकि हवा है यहां। लेकिन निर्वात में बोलता तो दोनों एक ही बार पहुंचता, क्योंकि उसको कोई मतलब डिस्टर्बेंस तो कोई करेगा नहीं, इसलिए, ठीक है। फिर बोल रहा है, तो समझ गए होंगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये आपका क्या हो गया, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य में है, मान लीजिए भूमध्य रेखा, इसी को 0 डिग्री भी कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। तो जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा,
और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। बोल रहा है विषुवत, तो हम बताए थे भूमध्य रेखा पर क्या होता है, यहां ये भूमध्य रेखा पे विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम। और यहां ध्रुव पे मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम होता है, अधिकतम। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पे शून्य होता है, ये भी बताए थे। पृथ्वी के केंद्र पे शून्य होता है, चला शून्य, जीरो। ठीक ना, याद रखिएगा ये सब बात को। यही जो है आपको क्वेश्चन में फंसाता है और आप फंसते हैं। चलिए आगे बोल रहा है ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अब देखिए ध्रुव से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इधर से जाएंगे तो बढ़ेगा ना, तो यही लिखा है कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। तो आप अगर यही 3 पॉइंट आधे तो हमको कहीं से कहीं दौड़ा है ना, हम आंसर दे देंगे, हम तैयार हैं। लेकिन हम जानिएगा तब ना कि ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, केंद्र पे शून्य होता है, यही 3 है। और आप इसी से क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो क्या पूछा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो क्या होगा, मान घटेगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, ये बात को अच्छे तरीके से समझे होंगे। कि आपको देखने में लग रहा है 2-4 लाइन, लेकिन बड़ी बार क्वेश्चन बना है आपसे। चलिएगा आगे देखिएगा, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर, अच्छा न्यूमेरिकल सेशन आ गया है और न्यूमेरिकल के सेशन को एंजॉय करिए पूरे अच्छे तरीके से। कंसेप्ट उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और हमने मास और एक जब वेट बताया था उस समय फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था उसमें बताया था मैंने W = mg। ठीक है, और एक फॉर्मूला बताया था, ये किसका होता था, भार का ना, ये भार बराबर होता है, ये W भार हो जाता है, m तो आप लोग जानते हैं मास, यानी वो सॉरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, हिंदी में तो द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान है ना। और ये तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण जिसका वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें भली भांति। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ये आपका मास एंड वेट चैप्टर में भी शायद ऐसा कर न्यूमेरिकल आया था, अब देखें और क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, मास पूछ रहा है आपसे। ठीक है, मास निकालने बोल रहा है तो हमें दिया हुआ है क्या है, W = 600 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है G, अगर डेसिमल में कोई वैल्यू मेरा नहीं है, ना ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो G = 10 लेंगे, 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें M निकालने बोल रहा है, यही तो पूछा गया है, तो हम ऑप्शन फॉर्मूला में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा आपका W = mg, तो 600 हो गया है, बराबर मास निकालना है गुने G हमने 10 ले रखा है, तो 10 से काटेंगे इसको, क्या हो गया 60। ठीक है, और ये kg होगा, क्योंकि kg क्यों होगा, क्योंकि मास का SI मात्रक kg होता है। तो आंसर कौन, अच्छा 60 दे दिया ना, 600 ठीक तो है, हाँ एकदम सही है, परफेक्ट है। क्लियर हुआ, 60 किलोग्राम है ना आंसर में, तो ये आपका आंसर हो जाता, मास है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे से आपको देखो क्वेश्चन मैंने पढ़ा, जो जो दिया था मैंने डाटा लिखा और मैंने फिर फॉर्मूला लगाया, सॉल्व हो गया और आंसर आपके सामने आ गए। चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। अच्छा, द्रव्यमान चंद्रमा पे क्या होगा ना, तो पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन दिया हुआ है, चलिए लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका, 60 न्यूटन है, तो हम लोग ऐसे भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, 1/6 करेंगे तो 1/6 कितना हो जाएगा, 60 को 1/6 हो जाता है आपका, 1/6 हो जाता है ना। बोले थे कि गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना हो जाता है चंद्रमा पे, 1/6 हो जाता है पृथ्वी का, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 1/6 लगाएंगे। ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। अच्छा मास पूछा है तो हम लोग ये क्या आ जाएगा, न्यूटन में आएगा ना आपका, तो फिर आपका ये 6 न्यूटन हो जाता, लेकिन हमें मास पूछा है, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। चलेगा, तो इसमें भी दिया है W दे दिया गया है 60 न्यूटन,
उस वस्तु का द्रव्यमान पूछा गया है, जी इक्वल टू, अगर डेसिमल में नहीं है तो 10 लेंगे और मास हमारा निकल जाएगा। तो क्या लिखाएंगे, W इक्वल टू mg, तो W दे दिया गया है 60 न्यूटन, ठीक है, बराबर मास कितना निकालना है, और मेरा कहने लिया 10 ले लिया है जी। तो देखिए ये भी कट गया तो कितना निकल गया, और ये न्यूटन, यहाँ भी जी का वैल्यू भी हो जाएगा ना, न्यूटन होगा भार, तो ये खत्म हो गया तो बच गया 6, और मास निकाल रहा हूँ इसलिए kg, और ये आपका आंसर हो गया 6 किलोग्राम। यही पूछता, अगर मेरा भार पूछता तो मेरा मार देते, उसमें भी 6 न्यूटन आता लगभग, है ना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी मीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई यानी त्रिज्या, ऊंचाई यानी त्रिज्या, तो इसका आंसर आप अगर बनाने लगेगा तो बहुत लंबा चल जाएगा प्रूफ में, तो आप लोग त्रिज्या अगर पता होगा पृथ्वी की तो 6400 किलोमीटर होता है, यही आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप के था, मानने वाला। आगे देखिएगा, अच्छा फिर से आपका कंसेप्ट है, वो उस बेस क्वेश्चन था इसीलिए फिर ये कंसेप्ट आ गया आपके सामने। बोल रहा है ग्रहों का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था, लेकिन किसने बोला, खाली आप लोग एक दे देता है कॉपरनिक्स, कॉपरनिक्स ने दे दिया, तो कॉपरनिक्स दे देता तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते कि केपलर मारे कि कॉपरनिक्स। तो आपके पास सामने एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली कॉपरनिक्स में बोला कि दीर्घवृत्तीय पाथ पर घूमता है, ये बात बोला था। कौन बोला था, कॉपरनिक्स। दीर्घवृत्तीय पाथ होता उसका कक्षा जो चलता है घूमता है वो, लेकिन उसका नियम किसने, ग्रहों के नियम दिया था, वो केपलर ने दिया। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कॉपरनिक्स ने क्या बोला, दीर्घवृत्तीय पाथ बोला, और बोलता उस पर घूमता है तो केपलर ने दिया। ठीक है, नियम दे दिया केपलर ने, वो खाली बोला। ठीक है, तो ये बात है, आप लोग को जानना चाहिए, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए मैंने डाला था और मैंने क्लियर भी किया। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, एक पॉइंट्स को समझिएगा। वह केंद्र जहां कोई वस्तु का संतुलन की अवस्था में रहती है तो द्रव्यमान कहलाता नहीं, द्रव्यमान का केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन मिस्टेक, देखिएगा लिखा हुआ गलत है, द्रव्यमान का केंद्र होगा। कोई भी वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका कहीं केंद्र है, तो कोई भी वस्तु का अगर संतुलन अवस्था में रखना है तो केंद्र पे होना चाहिए, केंद्र है ना यहाँ, केंद्र पे या आधार पे होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, संतुलन अवस्था में रहेगा। यही बात बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर संतुलन स्थिति में बना के रखना है तो क्या होना पड़ेगा उसको, उसका जो द्रव्यमान का केंद्र पे उसका भार होता है। तो द्रव्यमान का केंद्र पे भार होता है तो उसकी या तो संतुलन तभी होगा जब उसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, उसका जब द्रव्यमान का भार जो है पूरा उसका केंद्र पे होगा। कहना ये चाह रहा है, हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल से हमने समझाते हैं और यहां लिखा भी है, एक बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है। एक बूढ़ा व्यक्ति अगर खड़ा है ना तो हमारा द्रव्यमान जो होता है अपना नाभि पे पूरा लगता है, हम लोग यंग हैं इसलिए। जब अंग जैसे लूज हो जाएगा तो हम क्या बोले थे, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है, और जब वो लूज होगा तो अभी अभी किसी का द्रव्यमान का केंद्र यहां है, जब लूज होगा तो आधार ये होता है ना, किसी भी चीज झुक जाते तो आधार की तरफ हो जाता है आधार। ठीक है, यानी तल, तो उसी के तब वो झुक के चलना लगता है। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, झुक कर चलता है, क्योंकि अपने द्रव्यमान केंद्र को बैलेंस करने में, ताकि उसका शरीर संतुलन में बना रहे, इसीलिए उसका द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर धकेलता है। ऐसे नहीं ना चलेगा, एकदम ऐसे चलेगा, निम्न के यानी आधार जो उसका केंद्र है वो अपने आप को संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है बोझ उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, क्योंकि उसका मास बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान बढ़ जाता है ना, तब द्रव्यमान बढ़ता है तो अपने आप को क्या करता है, संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, वैल्यू, ताकि उसका मास जो होता है उसका द्रव्यमान केंद्र पे आना चाहिए, तभी वो संतुलन रहेगा। ठीक है, अब द्रव्यमान ले लेगा बोझा ऐसे करके चलेगा तो गिर जाएगा ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, उसको अपने आप को ऐसे करके कोशिश करेगा ताकि उसका जो जमीन से आधार से उसका कांटेक्ट बना रहे और वो अपने आप को संतुलन बनाए रखे। इतना बात जानना था। आगे बोल रहा है पीसा की झुकी हुई मीनार होने के बावजूद भी संतुलन में है, क्योंकि उसको बनाया ही गया है उसको सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर की तरफ से। इसको क्या कहते हैं, मास ऑफ सेंटर, मास ऑफ सेंटर, ये टॉपिक है मास ऑफ सेंटर। और ये मास ऑफ सेंटर के द्रव्यमान केंद्र जिसको कहते हैं, ये आधार पर होता है ताकि संतुलन बनाए रखे, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही बात जानना था।
आगे एक क्वेश्चन है, ये देखिएगा, बोल रहा है वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देती है उसे बल कहते हैं। लीजिए, कोई भी वस्तु है, किसी चीज को धक्का मारे तो क्या होगा, बल लगाए कि नहीं, तो जिधर धक्का मारे उधर चलने लगेगा, तो उसको कौन सा बोले, रेखीय गति बोले। एक गति मैंने प्रदान कर दिया, ठीक है। लेकिन बोल रहा है बल आघूर्ण सुने होंगे, जिसको हम लोग टॉर्क से दिखाते हैं, ये टॉर्क का सिंबल है, ठीक है। टॉर्क ऐसे होता है, ठीक है, टॉर्क। तो ये टॉर्क जो है आपका, टॉर्क जिसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, यानी रोटेशन ऑफ फोर्स होता है। जैसे रोटेशन ऑफ फोर्स हुआ, ये कोई बात, एक लट्टू मानिए ना, लट्टू घुमाए तो इसका किस पे निर्भर करेगा, त्रिज्या पे। किस पे, त्रिज्या पे निर्भर करेगा। कोई भी वस्तु अगर घूमता है तो उसके त्रिज्या पे निर्भर करता है। और बल गुने त्रिज्या, बल गुने बल, बाहु मतलब ये भुजा। आप एक चापाकल का एग्जांपल लेते हैं, एक चापाकल है, चापाकल का हैंडल ऐसे रहता है, ठीक है, आगे जो भी हो, और इधर से पानी गिरते रहता है, ठीक है। तो ये जो हैंडल लगा हुआ है ना, ये हैंडल, वो हैंडल जितना दूर रहेगा ना चापाकल का, उतना कम बल लगेगा। वही बोला, बल बहुत ज्यादा टॉर्क का मतलब है। आप किसी स्क्रू ड्राइवर को देख रहे होंगे, बड़ा बड़ा चक्का खोलना है, ट्रक का चक्का या किसी भी चीज का, तो उसका हैंडल बनाया दिया जाता है, ताकि क्या होगा, जितना बल बाहु, जितना उसका पकड़ने का जो लंबा रहता है ना, वो जितना लंबा रहेगा उतना कम बल लगेगा। इसी को कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क हमारे जीवन में यूजेज बहुत है, लेकिन आ जाता है टॉर्क तो आप हो जाते हैं फेल। तो ऐसा नहीं, टॉर्क को आप लोग समझना है, क्या हो जाता है, टॉर्क बराबर, इसको बल आघूर्ण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, TORQUE, ठीक है, टॉर्क, ठीक है। ये सिंबल है, टी जैसा दिखाया गया है, लेकिन टी हमने मान लिया उसको, ठीक है, टॉर्क। अब इसका क्या होता है, बल गुने बल बाहु, अगर हिंदी में बात करें तो। अच्छा, लिखा भी है यहाँ, बल बाहु, लिखने की जरूरत नहीं है, बल बाहु, ठीक है, बल बाहु। बल बाहु मतलब रेडियस, हमने बोला कि जिसे जितना लंबा रहेगा उतना कम बल लगेगा, तो बोलेगा कि जितना जिसका रेडियस अधिक होगा, जितना टॉर्क अधिक होगा उतना बल कम लगेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इससे संबंधित आपका चापाकल वाला हो गया एग्जाम्पल, और भी आप स्क्रू ड्राइवर का ले सकते हैं एग्जाम्पल, आपको क्या मदद होगा, आपको समझने में हेल्प करेगा। तो रेडियस समझ आया ये, ठीक है। अगर कभी ये कैसा होता है, ये पूछा गया है, सदिश है कि अदिश, तो क्या मारिएगा, ये सदिश है। कैसा राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, किन्हीं को दिक्कत हो रहा होगा कि इसका यूनिट डायमेंशन बता दूं क्या, तो देखिए, फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और गुने रेडियस को क्या लिखते हैं, एम, आर है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम होगा कि नहीं, यस। तो एम हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, केजी और एम है तो मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसी को अगर हम बीमा में चेंज कर दें तो केजी क्या होता है, मास होता है, मास को एम में दिखाते हैं तो मास हो गया, मास हो गया आपका। और मीटर जो आपका, मीटर लेंथ में दिखाते हैं, मीटर क्या है, लेंथ को मापते हैं, तो एल हो गया, तो एल के पावर कितना है, 2 लगा देते हैं। और टी कितना है, टी के पावर -2 है। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आपका ये बीमा है, और बीमा भी पूछ लिया गया है एक बार एग्जाम में आपके टॉर्क का, तो इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर, आघूर्ण मतलब घूमने वाला, रोटेशन फोर्स, कोई चीज का धक्का दिए तो गति में आ गया तो रेखीय गति, और कोई चीज लट्टू घुमा दिए तो कौन सा आ गया, बल आघूर्ण उसमें उत्पन्न हो गया। क्लियर है, इतना समझना। आपके एग्जाम क्रैक करने तक का मैं बताता हूं, आपको ज्यादा पढ़ के बहुत ही विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इतना समझना आपको, ठीक है। चलिएगा आगे हम लोग समझते हैं कुछ और, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, यहां आगे है जो हमने बताया अभी, चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है, किसके कारण, टॉर्क लगने के कारण, ठीक है, टॉर्क के कारण ना इसको लंबा बनाया गया, ताकि जितना लंबा होगा उतना कम बल लगेगा। क्लियर है, तो इसीलिए दिया गया। ये वाला भी हम बता रहे थे कि ऊर्जा और बल आघूर्ण की एसआई मात्रक या बीमा समान होती है, और पूछा गया ये क्वेश्चन। जितना इंपॉर्टेंट करना कर लीजिए, आपके नहीं तो आपका दोस्त के पेपर में आ जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं आएगा फिर बोलिएगा हमको। किसी भी ऊर्जा का किसी में पूछ देता है तो बोलेगा ऊर्जा का समान एसआई मात्रक कौन सा होता है, 4 ऑप्शन देके छोड़ दिया, बल आघूर्ण का होगा। कभी बल आघूर्ण दे दिया तो बोलेगा बल आघूर्ण तो पढ़ा ही नहीं था मैंने, टॉर्क
तो कैसे होगा? तो याद रखिएगा इसका, मैंने बीमा भी निकाला, सदिश राशि है वो भी बताया मैंने, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ देखिए निकाला भी है, लिखा भी है यहाँ m l के पावर 2 t के पावर -2, ठीक है। एक सदिश राशि है, सारी बातों यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग देखें, हमने भी वहाँ भी बताया उस स्लाइड में भी। चलिए आते हैं नेक्स्ट, यहाँ है अब ये लिफ्ट वाला केस आ गया, और लिफ्ट वाला थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना, फिसल जाता है। क्या कंसेप्ट है? कुछ नहीं, आप थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा। जब आप झूला में चढ़े होंगे, राम झूला में, बड़ा वाला झूला में, तो झूला में चढ़े होंगे तो क्या किए होंगे महसूस? जब हमें ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो हमारा भार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका भार आपके साथ होता है तो वजन बढ़ जाता है। वाह, एकदम दबदबा सा महसूस करते हैं, ठीक है। तो वजन बढ़ जाता है, और जैसे सेकंड टाइम्स में गिरने लगता है, वो पता है जैसे अपने आप को कहां उड़ जाएंगे, गिरने लगेंगे तो पकड़ने लगते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, यानी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? भार बढ़ जाएगा। लिफ्ट में अगर ऊपर जाएंगे तो भार बढ़ेगा, और जब लिफ्ट से नीचे उतरेंगे तो भार घटेगा। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, बोला गया है जब एक लिफ्ट समान वेग से नीचे जा रहा हो तो इस स्थिति में अपरिवर्तित, अच्छा समान वेग रहेगा। अब 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चल रहा है तो कोई बात नहीं, समान वेग से चल रहा है तो आपको कोई फील नहीं होगा। जितना धीरे से लेके गया, उतार दिया तो कोई दिक्कत। थोड़ा सा जहां वेग में परिवर्तन हो जाता है, वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? लिफ्ट में मास का बढ़ना, ऊपर जाएगा तो बढ़ना, नीचे आएगा तो घटना, ठीक है। तो क्या बोला कि अगर एक समान वेग से हो, इस स्थिति में कोई मतलब अपरिवर्तित होगा, भार में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बोला है कि यदि लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाएगा, इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। देखिए बोला ना, त्वरण आ गया। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की तरह। जब वेग में परिवर्तन करेगा तब त्वरण, और त्वरण जब बढ़ेगा, त्वरण से जब ऊपर जाएगा, अब 5 मीटर से चल रहा था, तुरंत से थोड़ा सा स्पीड ले लिया, झक ऊपर करते हैं, जैसे आवाज करता है तो स्लो होता है, फिर से स्पीड धर लेता है, तो क्या होगा? आपको उस समय में वजन बढ़ जाएगा। और जब ऊपर से नीचे गिरेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इतने याद रखना है आपको, और कुछ नहीं। खाली एक बात याद रखिएगा, समान वेग, यही आपको कंफ्यूजन डाल देता है कि एक समान वेग से रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा कि लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाता है तो मास बढ़ जाएगा, और त्वरण से नीचे आता है तो मास घट जाएगा। एक समान वेग से रहेगा तो कोई परिवर्तित नहीं होगा, जैसा वैसे फील होगा, ठीक है। वही बोला, अगर लिफ्ट में त्वरण से नीचे जाएगा तो इस स्थिति में लिफ्ट सवार व्यक्ति का भार घट जाएगा। क्लियर हुआ? भार घट जाएगा। अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, ओ माय गॉड, क्या होगा आप समझ सकते हैं। इस स्थिति में लिफ्ट सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। अगर रस्सा टूट गया तो क्या होगा? उसका भार शून्य हो जाएगा, उसको लगेगा ही नहीं मेरा वेट है कुछ, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट्स को भी याद रखिएगा आप लोग कि अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो क्या हो जाएगा? उस लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछा था इसमें कि कोई व्यक्ति एक जो वजन मापते हैं ना, उस पर खड़ा हो गया और लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सही में उसका वेट बढ़ गया, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा लेकिन कंसेप्ट तो एक ही चीज है। जो ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा, एक समान वेग से रहेगा तो कोई परिवर्तित नहीं होगा, और अगर टूट जाएगा तो भारे शून्य हो जाएगा, ठीक है। इतना बात है। आगे आइएगा, इनमें से कौन सा एक कमजोर बल है? अच्छा, टपाटप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे एकदम फटाफट करिए, एकदम जल्दी से लगाइए, सारा पढ़ा हुआ है, अभी बताया मैंने कि कौन सा एक कमजोर बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल। सोचना क्या इसमें। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान पूछ दिया आपसे, फंसाने की कोशिश जरूर किया गया होगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कैसे इसका आंसर होगा। बोल रहा है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन। अच्छा, पहले वाले में न्यूटन ने गायब कर दिया, क्या होगा? दूसरा में भी मीटर दे दिया है, ये नहीं होगा। तो आपका कौन सा बच गया? एक ही में न्यूटन दिख रहा है ये, ठीक है। ये तो होगा नहीं, छोटा जी का वैल्यू है, वो भी छोटा जी का वैल्यू नहीं, अगर स्क्वायर आता तब होता है ना। तो एक ही आपने 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आपका आंसर तीसरा नंबर। टप चलिए आगे, एकदम आगे सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले कतार में आगे खड़ा होना होगा,
ताकि मेरा कोई छीन ना ले। छीन के लेना पड़ेगा आजकल। ये अपने अंदर इतना मैच्योरिटी भरिए, डरना नहीं है। अरे मेरा होगा काहे नहीं होगा, मैंने जो इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया हूं, प्रीवियस ईयर बनाए हैं। चलिए आगे देखता है। बोला गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या है बताइए। जी का वैल्यू पूछ दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी तो जस्ट बोला था जी का वैल्यू। तो आपको 3-4 बार, कितने बार नजरों से मैं यहां गुजार रहा हूं, आप एक बार 2 बार देखिएगा, वीडियो एकदम क्लियरिटी एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। आज के बाद नहीं भूलिएगा। किताब वाला नहीं, किताब वाला पढ़े रट्टा मारे 2 दिन बाद फिर साफ। सर आधे नहीं होता है, हम लोग भी देखते हैं ऑफलाइन बैच में ऐसा ही इशू है। आप समझिए, जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ से जोड़िए, कहीं नहीं समझेंगे। केस करके पढ़िएगा। W=mg अगर बताते और G+ ये बताते, बोल भार बढ़ेगा घटेगा, तो कहां से समझ आता, आप वहीं उलझ जाते आप। हमने क्यों नहीं बताया, ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन करवाना, ना कि कंफ्यूजन पैदा करना आपके बीच में हम। ठीक है, आपको इंजीनियर नहीं बनना है, बस सिलेक्शन हो जाए इतना जरूरी है, उतना मैं बता रहा हूं आपको। तो कौन सा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक पूछ दिया आपसे। बोल रहा है आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं की अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है। पृथ्वी अपनी और वस्तुओं को आकर्षित करती है, तो कौन सा होगा, हम नहीं देखेंगे ऑप्शन, ऐसे बता देंगे। बताइए कौन सा होगा। तो आपको देखने की जरूरत है कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ये सब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, एक ही तो दिखा गुरुत्वाकर्षण बल। समझ गए। चलिएगा आगे क्वेश्चन में आते हैं। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है। न्यूनतम बोला है, न्यूनतम कहां, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अधिकतम कहां, ध्रुव पर। और शून्य कहां, पृथ्वी के केंद्र पे। 3 बात जानना है, जो क्वेश्चन आए सब करेंगे हम लोग। तो कहां होगा न्यूनतम, भूमध्य रेखा पे। क्या हम पढ़ेंगे, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। आगे, कब कहा जाए कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा हो। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड है मुक्त रूप से गिर रहा हो। इसका द्रव्यमान अधिकतम अत्यधिक होगा, नहीं अत्यधिक कम होगा, नहीं। अगर इसका भार दोगुना होगा, नहीं। इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे या अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है तो केवल गुरुत्व बल कार्य ही करे, जब इस पर केवल गुरुत्व बल ही कार्य करे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि देखिए, जब भी कोई ना अगर अत्यधिक ऊंचाई से गिर रहा है तो इसका आंसर जो होगा केवल गुरुत्व बल ही कार्य करेगा। तो गुरुत्व बल तो सामने से कार्य करेगा, मुक्त रूप से गिर रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई से गिरे। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। एक सेकेंड, बोल रहा है पिंड मुक्त रूप से, यहां पूरा साफ लिखा है नहीं कितना ऊंची से। तो कोई पिंड मान लीजिए स्वच्छंद गिर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा गुरुत्व बल, इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये नहीं, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई से, यहां जो अत्यधिक लिखा ना वो कंफ्यूजन किया, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अत्यधिक ऊंचाई कितना होगा, बहुत ज्यादा तो ऊपर नहीं होगा, पर्वत होगा और का, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसका केवल गुरुत्व बल कार्य करे, ये सही होगा इसका आंसर। क्योंकि मुक्त रूप से गिर रहा है, हम तोरण में बताए थे। ठीक है, जब उसमें छोटा जी का उसमें हम वेट में भी क्लियर किए थे, इसलिए इसका आंसर गुरुत्व बल ही कार्य करेगा कोई वस्तु जब मुक्त रूप से गिर रहा हो। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देती है। यह देखिए क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन आ गया आपका। बोल रहा है कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में घुस के एक वजन का पैमाना लिया है, यानी कोई भी चीज जिसमें वजन मापा जाता है उस पर खड़ा हो गया है और लिफ्ट क्या कर रहा है, ऊपर चल रहा है। तो क्या होगा, उसमें व्यक्ति का वजन ऊपर जाएगा, नीचे से लिफ्ट ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा ना, त्वरण के साथ जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए कहां है, पैमाने में वजन 0 दिखाएगा, पैमाने में वजन कम दिखाएगा, या वजन अधिक दिखाएगा। कहां चल रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो उसका क्या कहा जाएगा, वजन शो करता है। गुरुत्वाकर्षण हमने स्टार्टिंग स्लाइड में बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या शो करता है, वजन शो करता है, उसका द्रव्यमान बताने की कोशिश करता है। चलिए आगे क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कैसा महसूस करता है।
तो वहां कुछ होता ही नहीं है, कोई भार, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं, तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई उसको खींचेगा तब ना उसको अपनी तरफ, तो वहां तो निर्वात है, कुछ है ही नहीं, तो वहां क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। ये समझने की बात था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा, पृथ्वी के केंद्र पे, तभी तो बताया था, क्या हो जाएगा, शून्य होता है। भूमध्य रेखा पे न्यूनतम, ध्रुव पर अधिकतम, ये बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और देखिए क्वेश्चन भी आए हैं, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है, किसके कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो इसमें एक ही आंसर है जो आपका दिख रहा है, गुरुत्व बल, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा, जो क्या होगा, चंद्रमा की गति किसके कारण होती है, तो गुरुत्व बल के कारण। क्लियर हुआ। चलिए, उम्मीद करते हैं सारे समझ रहे होंगे आप लोग। आगे देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो इसका भार क्या होगा, जी आपको 9.8 लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, इसका भार पूछा है, यानी W = mg होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसका गिवेन क्या क्या दिया हुआ है, गिवेन में आपका है, पहले m दे दिया गया है आपका 10 kg, उसके बाद g दे दिया गया, लेकिन g क्या लेने बोला है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप निकालना क्या है, W, हमें आराम से पुट करेंगे, m हो गया 10 गुने 9.8, जब गुना होगा तो 98 हो जाएगा, क्योंकि 10 है वो डेसिमल को खा जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, और भार हमेशा न्यूटन में होता है, इसलिए ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये बात को आप समझे होंगे। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ है, किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, यानी देखिए यहाँ केजी दिया है, केजी समझ आना होगा कि मास दिया हुआ है, मास दे दिया कितना, 20 किलोग्राम, 20 केजी दिया हुआ है, और फिर जी कितना लेने बोला है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, W = वाट, तो W हमें पता है, W = mg होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, W निकालना है, m 20 दिया हुआ है आपका, G आपका 9.8 है। ठीक है, जब गुना करेंगे 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 2 9 जा 18 और 1 19, क्या हो गया 19। अब 19 और एक जीरो ऐड कर देंगे, और डेसिमल एक डिजिट के बाद था तो यहाँ बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 196, और भार है इसलिए इसका ऐसा मात्रक न्यूटन, और आंसर कौन सा होगा देखिए कितना हो जाएगा, 2 नंबर। क्लियर हुआ। ये सारे क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिएगा, हम समझाएंगे बहुत बेहतरीन। और ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और आप समझिएगा जो आपको बताया गया है उसी फॉर्मूला में से है। देखिएगा, जो होता है, बोला गया है कि यदि जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है जी, उस ग्राफ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो देखिए, हमें पता है G = Gm/r², ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, मुझे पता है। अब हमें तो ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल वाला फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हमें जो करने बोला है वो करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया है कि पृथ्वी, उसके त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है। कोई ग्रह है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की तुलना किया गया है, बोला उसका जो है m मास जो है उसका आधा है, और त्रिज्या भी क्या है, आधे हैं, दोनों आधे के बराबर है। ठीक है, दोनों आधे के बराबर है, यानी मास जो है, इसका मास जो है ये m' ले लेते हैं, चाहे m1 ले लेते हैं, m1 कितना होगा, m का आधा होगा। ठीक है, और r जो है इसको r' मान लेते हैं, वो बोला इसका जो पहलका रेडियस है पृथ्वी की, आप मान लीजिए, और एक बृहस्पति, 2 ग्रह मान लीजिए, तो जो पहलका है उसका कितना है, आधा है, दोनों आधा कर दिया है, और दोनों बोला बराबर है। ठीक है, आधे के बराबर है, तो हमने आधा कर लिया। अब हमने फॉर्मूला पे बैठाने की कोशिश करेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी G' लेंगे हम लोग, क्योंकि सबको 1 1 ले रहे हैं तो 1 ही लीजिए, इसको कोई बात नहीं है। तो एक तो G तो आपका सेम रहेगा, और m के जगह पे क्या बैठाएंगे, m' वाला वैल्यू बैठाएंगे ना, तो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, m' वाला m/2, ठीक है, बटे r², r के जगह पे कितना बैठाएंगे,
r/2 है ना का होल स्क्वायर। ये आप लोग समझ रहे होंगे। इसका अगर ऐसे ओरिजिनल देखिएगा g1 बराबर gm1 अपॉन r1 का स्क्वायर, ठीक है, इसी पे बैठाया ना, ये वैल्यू मेरा दिया था, इस पे बैठाया मैंने। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो m/2 है तो m/2 हो जाएगा, और नीचे r स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, gm/2 गुने ये 4/r स्क्वायर हो जाएगा। और जब इक्वल टू करेंगे तो gm यार 2 दूना 4, ये कट जाएगा ना, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 और बटे आर स्क्वायर। तो देखिएगा हमें जो मिला है 2gm/r² मिला है, और हमें क्या ये जो gm/r² है इसके जगह पे हम g लिख सकते हैं, ये g लिखेंगे इसके जगह पे, क्योंकि यही तो है इसके बराबर, तो उसको हम लिखेंगे। पुट करने की कोशिश करते हैं, पुट करते हैं इसको, तो क्या करेंगे, जैसे पुट करेंगे तो ये आपका क्या था, यहां देखिए ये g' था ना, g' बराबर क्या आ गया आपका 2, और ये gm/r² किसके बराबर है, g के बराबर है। तो पूछा गया कि कौन सा कितने किसके बराबर होगा, तो 2 गुने हो जाएगा g के बराबर, ठीक है। तो ऐसा आंसर कहां है, 2g, तो आपका ऑप्शन 4 नंबर में है। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन बोला हमने करने की कोशिश किया। बोला कि उसका जो है द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों आधे के बराबर, हमने आधा कर दिया, उसका आधा किया। फिर मुझे फॉर्मूला पता था g = gm/r², मैंने वैल्यू पुट कर दिया, m1 पुट कर दिया, m/2, और r को भी आधा किया, तो r को भी आधा करके हमने पुट किया। फिर हमने सॉल्व किया, gm/2 r का स्क्वायर करेंगे तो r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो r²/4। ये हमने एक स्टेप मतलब जंप करवाया, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ r/2 का स्क्वायर r² और 2 का स्क्वायर 4 मैंने लिखा। जब इसको हम पलट दिए, ये बटा वाला एक मेन बटा मेरा ये था, इसको जब पलटे तो gm/2 और 4/r² हो गया। अब यहाँ से 2 कट गया तो 2gm/r² और gm/r² बराबर g, और हमने g लिखा, g' बराबर 2g, और आपका सामने आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। यानी कोई ये 2 ग्रहों की बात था, यानी पृथ्वी और मान लीजिए कोई दूसरा ग्रह है, उसके बीच द्रव्यमान और त्रिज्या की तुलना किया गया था। तो हमने देख लिया इसका आंसर कि कितना होगा। चलिए गुरुत्वीय बल निकाल के देख लिया हमने, और आज हमारा स्लाइड खत्म हो गया। उम्मीद करते होंगे आप पैनी निगाहों से हर एक क्वेश्चन को देखा होगा। आप जब भी बनाने की कोशिश करिएगा फिर आंसर टिक करिएगा। जितने में आज मैंने बताया कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और टपाटप जब तक नहीं रुकना है जब तक अपना सपना अपना ना हो जाए। इसलिए हमें टू कंटिन्यू मेहनत जारी रखना है जब तक एग्जाम निकाल के अपना नौकरी ना ले लें तब तक, ठीक है। धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों यारों को कहना चाहूँगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अगर अच्छा लगा हो। कंसेप्चुअल आपका दोस्त को भी सिलेक्शन करवाइए, साथ में नौकरी करने जाइएगा दोनों, इसलिए इसको भी मदद कीजिए कि आप आइए इस चैनल पे पढ़िए। अरे एवरीडे साइंस के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है आपके साइंस का, यहाँ से अगर देखिएगा तो आपका 22 क्वेश्चन बनेगा। इसलिए एकदम उम्मीद को साथ लेते हुए कंटिन्यू मेरे सारे वीडियो को वॉच करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगेन धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।